प्रश्न होगा जन्मजात विकृतियों को लेकर, उस पर हम आपसे अवश्य बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब बच्चे होते हैं, शिशु हमारे घर में जन्म लेता है, तो हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, खूबसूरत रहे। ऐसे में कुछ विकृतियों लेके जब वो पैदा होता है तो हमारे मन में बहुत सारी प्रश्न उठते हैं, और ऐसे में अगर सही उत्तर हमें मिल जाए, उसकी विकृतियाँ दूर हो जाएँ, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो डॉक्टर धीरेन्द्र सर से जानेंगे हम कि क्यों ज़रूरी इस बारे में आम व्यक्ति को जानकारी होना। सर, जैसे कि हम सब जब भी जानते हैं कि शिशु का जन्म होना एक सभी लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल होता है, लेकिन जब वो कोई विकृति लेके पैदा होता है तो ऐसे में मन में, उस घर में जो खुशियों का माहौल था वो एक गम में तब्दील हो जाता है। तो किस प्रकार से जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो क्या माहौल रहता है और किस प्रकार से आप लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं? सर देखिए, ये बात सच है कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है एक बहुत ही खुशी का माहौल होता है, पर जैसे ही वे देखते हैं कि शिशु के जन्म के साथ उसमें कुछ विकृति है तो अचानक बहुत दुखी हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह विकृति ठीक करने योग्य नहीं है। आज की चिकित्सा जगत और सारे डेवलपमेंट के बाद बहुत सारी विकृतियाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारी, लेकिन अधिकतर विकृतियों का इलाज संभव है। अतः अपना मन दुखी ना कर उसे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ऐसा मैं कहूँगा। बिल्कुल, मन दुखी नहीं होना चाहिए। चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं और शल्य चिकित्सा द्वारा वो जो भी डिफॉर्मिटी है या विकृति है वो पूर्णतः ठीक हो सकती है। इतना तो हो ही सकती है कि उसके जीवन में उसको कभी भी वो नहीं लगे कि वो इस तरह से विकृति लेके पैदा हुआ है। तो इसके लिए आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें। सर, ज़्यादातर केसेस किस तरह की विकृतियों के आपके पास आते हैं जो आप देखते हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं आपको उसका सामना करना पड़ता है? देखिए डॉक्टर साहब, विकृतियाँ जो हैं वो दो तरह से अपन कह सकते हैं। एक तो वो होती हैं जो जन्म के साथ ही जो अपने को बाहर से दिखती है, तो वो विकृतियाँ मुख्यतः, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए कहूँगा, जैसे पीठ के ऊपर आपको फोड़ा जैसे मिल जाता है जी, जिसे हम लोग भाषा में अपनी टेक्निकल मेनिंगोमाइलोसील कहते हैं। जी। अगर हम इस स्क्रीन पे उसको देख पाएँ, मेनिंजोमायोसिल की बात कर रहे हैं फोड़े पे। जी हाँ सर, उसको किस तरह से उसकी शुरुआत होती है, मतलब वो? हाँ, इसमें ये जो है, इसको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें स्पाइनल कॉर्ड की भी डिफेक्ट है। तो इसका इलाज जल्दी और पूरी तरह करना, जैसे सर स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना बड़ा लेके बच्चा पैदा होता है, ऐसा इतना बड़ा एक ट्यूमर। हाँ, मैं ये कहूँगा कि सभी मामलों में इतना बड़ा तो नहीं होता, पर हाँ, इसकी पूरी रेंज है, छोटे से लेके बड़ा तक हो जाता है। और इसका इलाज संभव है, ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है। जी, तो सर इसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट देते हैं कि जैसे आपने बोला स्पाइनल कॉर्ड पे ये इस तरह का एक डिफेक्ट है, और हम मानते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी भी प्रकार की सर्जरी करना एक तरह दो धारी तलवार की तरह काम करती है। तो इसमें कितना समय लगता है और क्या पूर्णतः ठीक होता है बच्चे? ये काफ़ी हद तक, ये देखिए, इस पे निर्भर करता है कि विकृति की ग्रेड क्या है। बहुत सीवियर विकृति होती है तब तो मामला थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर यदि थोड़ी बहुत विकृति है, ज़्यादा नर्व्स को डैमेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी परेशानी है, तो ऑपरेशन द्वारा ठीक हो जाती है। जी, और सर कौन सी विकृतियों के पेशेंट आपके पास आते हैं? देखिए, अभी जैसे अपन ने ये बात करी मेनिंगोमाइलोसील, दूसरी और जो ऑब्वियसली दिखती है, जो जैसे ही जन्म के साथ इसी से रिलेटेड है, जैसे कि हाइड्रोकेफेलस, बहुत बड़ा सर जैसे लेके बच्चा पैदा हुआ। जी, तो हाइड्रोकेफेलस एक्चुअली वो भी एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। अच्छा, जिसमें जी, जैसे सर हम देख पा रहे हैं इस तरीके से इतना बड़ा सर हो जाता है। हाँ, सर जो है, क्योंकि क्या है, इसका जो ब्रेन का फ्लूइड है उसका ड्रेनेज पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है। अच्छा, अब इसका इलाज संभव है। एक तो ऑल्टरनेटिव चैनल बना देते ड्रेन करने की, कि ये जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है ये वहां से अपन नॉर्मल सर्कुलेशन पेरिटोनियम में डाल आ जाए तो ये इसका साइज कम हो जाता है। और न सिर्फ साइज कम होता है, इससे
उसके जो मस्तिष्क का विकास है उसमें जो भी परेशानी आ रही होती है वो कम हो जाती है। जी जी। अतः इनका भी वक्त रहते, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इस तरह की बीमारियां यदि अपने को किसी के यहाँ है तो जल्दी से जल्दी उसका इलाज, उपचार और ऑपरेशन के लिए यदि डॉक्टर सलाह देते हैं तो उसे ऑपरेशन जल्दी करवाना चाहिए। बिल्कुल। कितनी जल्दी और कब ये ऑपरेशन कराना चाहिए, इस बारे में डॉक्टर धीरेन्द्र सर से जानकारी लेंगे, लेकिन एक कॉलर इस बीच में हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू सर हैं भोपाल से। पुनः आपका स्वागत है सर, प्रश्न पूछ लें आप। हाँ, डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मैं एक्चुअली क्या मेडिसिन वाला डॉक्टर नहीं हूँ, मैं घास फूस वाला डॉक्टर हूँ। जी जी। हाँ प्रदीप सर, प्रश्न पूछिए। आप प्रश्न पूछिए। डॉक्टर प्रदीप सर, अपना टीवी का वॉल्यूम कम करके। जी। कि ये जो आपने बताया विकृतियों का, इसमें से कौन कौन सी विकृतियां ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती है, हेरिडिटी जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और कौन कौन सी ऐसी विकृतियां होती है जो 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के समय जनरेट हो सकती हैं? आपने अभी दिखाया कि कुछ ऐसी विकृतियां होती है जो बाहर से दिखाई देती हैं, क्या ये हेरिडिटी वाली विकृतियां होती हैं? और जो नहीं दिखाई देती, क्या वो हेरिडिटी वाली होती हैं? थोड़ा सा इसको क्लियर करिए। जी देखिए, हेरिडिटरी बीमारी होना एक है जो वंशानुगत चलती है एक से दूसरे में। हाँ नहीं, आई नो दैट, आई नो, आई हैव रेड जी जेनेटिक्स। जी जी। हाँ, तो आप इसमें ये जो बीमारियां हैं, ये देखिए, ये नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां जो दिखाई मैंने आपको दोनों, इसके पीछे भी यही वजह थी डॉक्टर साहब कि ये वो बीमारियां हैं जो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अच्छा। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि फोलिक एसिड जो है वो प्रेगनेंसी के पहले से उसका लेवल ठीक होना चाहिए। प्रेगनेंसी होने के बाद फोलिक एसिड देने से उतना फायदा नहीं होता। इनका नोन कॉज है आयरन और फोलिक एसिड की कमी से ये विकृति हो सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी के पहले फोलिक एसिड दिया जाना चाहिए, जिसका इंसिडेंस इससे कम हो जाता है। जी, बहुत ख़ास बात है कि जैसा हम सभी जानते हैं कि जब माँ गर्भ में, शिशु गर्भ धारण करती है, उसके पहले से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी को कमी अगर फोलिक एसिड की बहुत पुरानी है तो भी इस तरह की बीमारियों से वो बीमारियां हो सकती हैं, आने वाले बच्चे में इस तरह की विकृतियां हो सकती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारे जो डॉक्टर्स विटामिन्स लिख के देते हैं, आयरन की टैबलेट लिख के देते हैं, उसे भी आप रहें इस तरह से विकृतियों से बचने के। हम तो चाहते हैं कि ऐसी विकृतियों का सामना ही नहीं करना पड़े, लेकिन अगर ऐसी विकृति आती है तो उसका भी इलाज मुमकिन है। सर, जैसे आपने बताया कि सर बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो CSF, अगर अपन उसी फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो तुरंत ही उसको ऑपरेशन करना पड़ता है कि कुछ समय भी हम रुक सकते हैं? कुछ समय देखिए, कुछ फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए अपन वेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये कोई तत्काल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती कि अभी पैदा होते ही करना पड़ जाए। जी, क्योंकि अक्सर सर हमने देखा है कि अगर सर में दर्द भी है तो वो उतना सा सर दर्द हम सहन नहीं कर सकते, इसमें तो पूरा सर ही बड़ा हो रहा है। यस, तो वो देखकर थोड़ा सा ऐसा नहीं, लेकिन मरीज को एनेस्थीसिया और इन सारी चीज़ों के लिए स्टेबलाइज करने का वक्त तो देना ही होता है। जी सर, एक और मैंने अक्सर देखा कि इस तरह के पेशेंट्स दिखते हैं जिसमें सांस की नली कहीं जुड़ जाती है, उस तरह के फिस्टुलास बन जाते हैं, ट्रेकियो फिस्टुला बन जाते हैं। वो बीमारी के बारे में थोड़ा बताएं कि वो किस तरीके से पैदा होती है, और जैसे कि जन्मजात विकृति है तो उसमें क्या तुरंत ऑपरेशन करना ज़रूरी है? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जो विकृति की हम बात कर रहे हैं, ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, जन्मजात। अब आप पूछेंगे सर, अगर स्क्रीन को आप बता पाएं इस फोटोग्राफ के जरिए हमारे दर्शकों हाँ, ये देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी सांस की नली और खाने की नली दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन जन्म के पहले या शिशु के बनने के गर्भ के अंदर ही डेवलपमेंटल डिफेक्ट की वजह से ये खाने की नली, आहार नली जिसे अपन कहते हैं, वो पूरी ना बनकर वो या तो ट्रेकिया से जुड़ जाती है या बन ही नहीं पाती। अच्छा। अब इसके साथ जो चीज़ है, जैसा कि एक कॉमन सेंस से भी अपन समझ सकते हैं कि यदि आहार नली बनी ही नहीं है तो बच्चा दूध पहली खुराक से ही नहीं ले पाता, वो तो सांस नली में चले जाएगा। यस, दैट इज द प्रॉब्लम। इस वजह से इसका जो, यदि बच्चा थूक ज्यादा निगल नहीं पाता, तो यदि वो सलाइवा ज्यादा आ रहा है जी
और डॉक्टर को, वैसे तो ये डॉक्टर उसको देख के नली डाल के चेक करते हैं, लेकिन यदि इसमें जरा सी भी यदि डाउट रहता है तो इनका ऑपरेशन तत्काल करना जरूरी होता है। जी। तो जी सर, क्या बेसिक सिम्टम होते हैं? अक्सर हमने देखा है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो पेरेंट्स के लिए भी सब चीज़ें नई होती हैं। बच्चा दूध पीता है, उल्टी करता है, वो भी बहुत कॉमन है। तो क्या इसमें ऐसे क्या लक्षण होंगे कि जो हमें जो बिल्कुल ही हमें डॉक्टर को दूसरी बार जाके मिलें और पता करें कि कोई और बीमारी ये तो तो नहीं? दूध पी ही नहीं पाता, अच्छा, पहला डोज ही नहीं पी पाएगा। ओके। और जो जिसे कहते हैं सलाइवा लार, वो अच्छा। लगातार, क्योंकि उसको सॉलो करने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो अंदर जाने की जगह वो बाहर ही बहता रहेगा। एक और चूंकि सांस से जुड़ी हुई है तो उसे सांस की तकलीफ भी हो सकती है उस वक्त। जी। तो ये जो आहार नली है, अगर वो सांस नली आपस में जुड़ी हुई है तो इसमें तो तुरंत ही आपको शल्य चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। और संस्थागत प्रसव को भी हम इसीलिए हम सब लोग हमेशा से बोलते हैं कि आप उसको संस्थागत प्रसव की तरफ जाएं, जिसमें कि इस तरह की बीमारी को शुरू में ही पकड़ाई में आ सकते हैं। पीडियाट्रिशियन रहता है वहाँ पे, वो देखते हैं कि नहीं कोई तकलीफ़ है, वो तुरंत आपको रेफ़र किया जाता है, सेंटर्स पे भेजा जाता है। हमीदिया अस्पताल से हमारे सारे डॉक्टर, हमीदिया अस्पताल से डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, धीरेन्द्र सर भी, तो वो वहाँ पर भी इस तरह की सुविधा हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि सही समय पर आप संपर्क करके डॉक्टर से बातचीत करके इसका आप देखें कि किस तरह से इसका निवारण किया जा सकता है। सर, जैसे कि आपने बोला आहार नली और ये वाला, तो एक इसमें तो तुरंत ही शल्य चिकित्सा की ज़रूरत है। इसमें पेरेंट्स का बहुत रोल नहीं है, इसमें रोल है कि कहाँ पर प्रसव किया जा रहा है और वहाँ पे टीम कैसी है। लेकिन सर, जैसे कुछ ऐसे बीमारियाँ होती है जिसमें हमें काफ़ी समय बाद पता चलता है कि ये भी एक कंजेनाइटल एनॉमली है, ये भी कहीं ना कहीं जन्मजात विकृति, जैसे कि पेशाब की थैली में हम ब्लैडर की बात कर लें, बच्चे को मैं कहूँगा स्वप्निल जी, जैसे ये अपने इस पे बात करी ट्रेकियोफिजियल फिस्टुला अपर एंड पे। अच्छा। तो अभी क्या होता है कि जन्मजात दूसरा एंड भी इम्पोर्टेंट है। ओके। ये तो खाने की नली की आहार बात से जी। तो चूंकि एक और समस्या होती है कि मल का रास्ता ही नहीं बना हुआ रहता। अच्छा। जैसे कि टट्टी का स्थान ही नहीं बना, एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, वो भी एक ऐसी बीमारी है जिसका तत्काल इलाज करना आवश्यक है। अच्छा। तो एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन से बच्चा पॉटी नहीं कर पाएगा, वो स्थान ही नहीं बना होता। अच्छा। क्योंकि हम जैसे जन्मजात की बात कर रहे हैं, जन्म के वक्त ही वो स्थान ही नहीं होता, जिससे कि मल द्वार जिसे अपन कहें, मल द्वार का रास्ता ही नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में तो आप समझ सकते हैं कि तत्काल जो भी पेट उसका फूलने लगता है, तब हमें ऐसी स्थिति में उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना आवश्यक होता है। उसको यदि लो टाइप है, यदि नीचे है रास्ता जो हम जांच से पता करते हैं, तो एक स्टेज में ऑपरेशन हो सकता है। अच्छा। लेकिन यदि डिफेक्ट ज़्यादा हाई अप है तो हो सकता है उसमें 2 स्टेज में ऑपरेशन हो, पर इन मामलों में पूरी तरह से मरीज ठीक हो जाता है। जी। तो सर, एनोरेक्टल जो आप बात कर रहे हैं मालफॉर्मेशन की, तो उसमें अगर वो रास्ता हम कर दे तो जीवन भर फिर वो रास्ते में फिर बार बार सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, बिल्कुल बार बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये है कि कभी 2 स्टेज की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा जी। तो अगर ऐसा लग रहा है कि बच्चे का मल द्वार नहीं बना है और बच्चे का पेट फूल रहा है, तो उसके लिए भी आप सीधे संपर्क करें और एक तरह का रास्ता बनाया जा सकता है, और 1 या 2 ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं, और ऐसे में जीवन भर वो एक बार रास्ता बनने के बाद वो जीवन भर उसमें फिर किसी प्रकार की और शल्य चिकित्सा की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर, जैसे आपने बोला माल फॉर्मेशन है, तो कुछ पेशाब के रास्ते में भी किसी तरीके कोई डिफेक्ट के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, सारे डेवलपमेंटल डिफेक्ट जो है हर एक सिस्टम में कुछ ना कुछ हो सकता है। तो जैसे अपन ने बात करी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो गई, हमने ये थोड़े से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर ली, आंतों की भी और भी बीमारियां होती हैं। पर अब यदि आप यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे तो वही वाली बात, फिर कुछ तो जो बाहर से दिखती हैं और कुछ जो अपनी आंखों को नहीं दिखती और अंदर होती हैं। तो जो दिखने वाली बीमारियों में एक तो महत्वपूर्ण जो है, जैसे हाइपोस्पीडियस, पेशाब का जो रास्ता है वो अपने स्थान पे ना होकर, टिप पर ना होकर, यदि कहीं और है हाइपोस्पीडियस, उसकी भी परेशानी होती है। या सपोज करिए ब्लैडर का जैसे है,
ब्लैडर यदि बना ही नहीं है, सरफेस पे आ गया पूरा, जी, वो भी एक परेशानी रहती है यूरिनरी सिस्टम की। इनको भी अब ये जल्दी इलाज करना इसलिए ज़रूरी है कि यदि ब्लैडर बना नहीं है तो वो जो ओपन टिश्यू है वो डैमेज हो जाता है। अच्छा, तो सर जैसे पेशाब की थैली आप बोल रहे हो, तो फिर स्टोर कहाँ होगा? अगर वो तो तुरंत उस पर शल्य चिकित्सा की ज़रूरत होगी। जी यही है, वो तो बाहर निकलती रहती है, उसको तत्काल बंद करना पड़ता है। अच्छा पर चूंकि इसलिए कि वो बाहर निकलती है तो अंदर इकट्ठा नहीं होता जी, तो उस वक्त तात्कालिक परेशानी तो नहीं होती उसको, ओके, लेकिन उससे यदि वो ब्लैडर की जो म्यूकोजा है वो यदि खराब हो जाती है तो आगे जाके वो उसका ब्लैडर बनाना मुश्किल होता है। इसलिए अपने जो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब मामलों को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे, या यूं कहें कि जल्दी से जल्दी। और ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कई बीमारियों का इलाज हर एक सेंटर पर संभव नहीं होता। इन बीमारियों का इलाज यूजुअली सेकेंडरी और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल में ही हो पाता है। जी, तो हमारी कुछ रोजमर्रा की सुविधाओं को छोड़कर उन्हें हायर सेंटर पर ले जाके दिखाना यदि आवश्यक है तो हमें उनको बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि उनका आगे आने वाले जीवन के लिए बेहतर हो सके। जी सर, जैसे आप तो पीडियाट्रिक सर्जन हैं, लगातार आप इस तरह की विकृतियों के पेशेंट्स देखते हैं, तो जैसे हमारे एक कॉलर ने ही पूछा था कि क्या बेसिक कारण है, क्या इसे हम रोक सकते हैं इस तरह की विकृतियाँ होना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ काउंसलिंग या कहीं कहाँ पर सही समय पे अगर क्या चीज़ ले जिससे आने वाला शिशु ठीक रहे, क्या वो अपने हाथ में है? यस, वो तो है, क्योंकि स्वस्थ माँ रहेगी तो स्वस्थ बच्चा होगा। ये तो पुरानी है भी, कहावत भी है, और सारी रिसर्च और साइंस के बावजूद भी ये तो तयशुदा है। जी, अब जो चीज़ें उसको असर डालती हैं, देखिए अब आज के समय में माँ को यदि डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसा अपन ने बताया, फोलिक एसिड वो यदि सही मात्रा में हो, और दूसरा उसको इन्फेक्शंस उस दौरान ना हो प्रेगनेंसी में, और सबसे बड़ी चीज़ उसका एक्सरे या इन सारी चीज़ों के एक्सपोजर से वो बचे, तो इनमें कमी ला सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। जी, बहुत ज़रूरी है कि अगर हम तो चाहते हैं कि बच्चा विकृत पैदा ही ना हो, तो उसके लिए जैसे डॉक्टर धीरेन्द्र सर ने बताया है कि एक सही सलाह लें। गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है, और एक्सरे वगैरह मशीन से या फिर कोई रेडिएशन से हमें बचना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ऐसा हर जगह लिखा भी रहता है कि ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये दवाइयाँ सही नहीं है, उचित नहीं है, एक्सरे उचित नहीं है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। उसका आप ज़रूर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें, और फिर उस चीज़ को आप यूज़ करें, चाहे वो कोई भी टैबलेट क्यों ना हो, और कोई भी आप नई चीज़ अगर करना चाह रहे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी विकृतियाँ तो दिखती हैं और बहुत सारी विकृतियाँ दिखती नहीं हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि जो पेशाब की, अगर हम यूरेटर की बात करें तो जैसे हम जानते हैं हमारी 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर हैं, तो अगर एक यूरेटर विकृत है तो हो सकता है कि हमें बहुत समय तक हमें उसके लक्षण ना आए। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसके लिए किस तरह से आप लोग अप्रोच करते हैं? अब देखिए, अब क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी आगे आ गई है तो हमारे कई चीज़ों को हम वक्त रहते डिटेक्ट कर पाते हैं। तो उनमें से जो एक जन्मजात बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं आपके माध्यम से सबसे कहना भी चाहूँगा, कि जैसे कि यूरेटर का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जन्मजात, पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन, PUJ जिसे कहते हैं, इसमें क्या है, जैसा सभी जानते हैं कि 2 किडनीज हैं। ये देखिए सर, इसमें अगर आप समझा पाएँ स्क्रीन पे जो देखिए, 2 किडनीज से जो यूरिन का रास्ता है वो ब्लैडर की तरफ आता है, आप देख सकते हो। अब इसमें जो विकृति हो जाती है या जन्मजात जो परेशानी है, वो जो किडनी से निकलते ही वो जो रास्ता है वो ब्लॉक है। हाँ, वो सिकुड़ा हुआ एक एरिया छोटा है। यस, तो क्या होगा कि जो यूरिन का फ्री ड्रेनेज नीचे ब्लैडर में होना चाहिए वो नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, क्या है, ये जन्म से है। ओके। तो अब आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि ये जन्म से है तो ये पैदा होने तक ही काफी कुछ डैमेज कर देता है। ओके।
और उसके बाद यदि ये कंटिन्यूड रहे तो ये किडनी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाता है। अब ये इसका डिटेक्शन बहुत कठिन नहीं है। एक जो रूटीन अल्ट्रासाउंड होता है उससे ये पता चल जाता है कि दोनों किडनीज काम कर रही हैं, ड्रेन कर रही हैं कि नहीं। अच्छा। ओके। अब चूंकि दूसरी किडनी तो बराबर काम कर रही है, तो आपको बाहर से ऐसा पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कोई खराबी है। अच्छा। ये अल्ट्रासाउंड के द्वारा ही पिकअप हो पाएगा। तो हमें रेगुलर जो एक रूटीन स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड करते हैं उस पे भी ध्यान देना चाहिए कि यदि हम एक अल्ट्रासाउंड करा लें हमें पता चल जाएगा कि इसमें खराबी है कि नहीं। सर इसमें और कुछ आप आगे बोलना चाह रहे थे? मैं यही कह रहा था कि यदि हम वक्त रहते इसका ऑपरेशन करके इसको यूरेटर को ठीक कर दें। अच्छा, ये तो ऊपर से काट के उसको दो काट के फिर उसको जोड़ा जा सकता है। वो जो एक सेगमेंट खराब है उसको निकाल के नॉर्मल के साथ जोड़ देते हैं तो ये ड्रेनेज बराबर होने लगता है। और एक बार ड्रेनेज देखिए, बच्चों की रीजनरेटिव पावर तो बहुत अच्छी होती ही है, तो एक बार हम इसको प्रॉपर ड्रेनेज एस्टेब्लिश कर दें इससे पहले कि परमानेंट डैमेज हो पाए तो किडनी काफी हद तक अपना फंक्शन नॉर्मल रिस्टोर कर लेती है। जी। तो सर ऐसे में जैसे आपने बताया कि जितना मैं जानता हूँ, जितना हमारे दर्शक भी जानते हैं कि एक किडनी भी आपको सुरक्षित रखती है और आपको कोई लक्षण नहीं आते। हम लोग अक्सर देखते हैं कई लोग एक ही किडनी के साथ पैदा होते, तो ऐसे में बहुत लंबे समय तक लक्षण नहीं आते, उसमें सोनोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर बीच में जब उसको स्टोन्स होने लगते हैं या फिर उसका किसी कारण से क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, फंक्शंस में चेंजेस आते हैं, पैरों में सूजन आती है, तब वो उस चीज़ को वो मानता नहीं है कि ये मुझे बाय बर्थ है। तो कितना मुश्किल होता है इस तरह से इस केसेस में कन्विंस करना। अब चूंकि अभी उसका कुछ ऑपरेशन हुआ नहीं है, किसी ने अंदर कोई अभी, तो मरीज अंततः समझ ही जाता है कि ये उसी की बीमारी की वजह से हुआ है या, और चूंकि कम उम्र में आते हैं, अब जब 1 साल का 2 साल के बच्चे आए तब ये ऑब्वियस होता है कि अभी तक इसको कोई दूसरी बाहरी बीमारी तो है नहीं, ये तो पहले से ही ऑब्स्ट्रक्शन है जन्म से, जिसकी वजह से अब इतना किडनी को डैमेज हुआ है। जी सर, एक और बीमारी जिसके बारे में मैं आपसे जानकारी जरूर लेना चाहूँगा वो अनडिसेंडेंट टेस्टिस है। और हमने देखा है कि अनडिसेंडेंट टेस्टिस में अक्सर वो चीज़ पता ही नहीं चलती, क्योंकि टेस्टिस में अब उतना समझ में नहीं आता, बच्चों के छोटे स्क्रोटम उतना बड़ा रहता नहीं है बच्चों में। तो उसके लिए क्या विशेष रूप से ध्यान रखना है और उसकी क्या एज है ऑपरेशन की सही, क्योंकि वो तो आगे आने वाले समय में फर्टिलिटी पर भी असर डाल सकता है। एग्जैक्टली। अब वो थोड़ा सा मैं इसमें ज़रा सा आपका समय लूँगा, क्योंकि वो अनडिसेंडेड टेस्टिस जो है अब वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म हो गई, उसमें दोनों चीज़ों पे ज़रा इम्पोर्टेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं या एक है। ओके, अच्छा, अब जाके बात थोड़ी सी हमारी हटती है कि अब हमें ये देखना पड़ता है कि दोनों अनडिसेंडेड टेस्टिस अंदर हैं भी या नहीं है। और यूजुअली वो थोड़ा सेक्सुअल डेवलपमेंटल डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसमें हमें वर्कअप ज़रा ज़्यादा डिटेल करना पड़ता है। अच्छा, रीज़न इज़ कि हमको उसमें उसकी क्रोमोसोमल और वो सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं यदि दोनों टेस्टिस अनडिसेंडेड हैं। पर हाँ, ये बात ठीक है, यदि एक टेस्टिस नॉर्मल है और उसकी बाकी जेनिटिलिया नॉर्मल है और उसको पेशाब का रास्ता नॉर्मल है और एक टेस्टिस अनडिसेंडेड है, और तो हम अल्ट्रासाउंड से देख लेते हैं कि भाई उसकी लोकेशन कहाँ है, और साल भर की उम्र तक उसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। उसकी एक वायबिलिटी रहती है, अगर बहुत लंबे समय छोड़ दे तो वो ख़राब भी हो सकती है वो टेस्टिस। हाँ, उसका जो नॉर्मल, उसको लंबे समय तक तो अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी 2 वजह है। एक तो उसमें अंदर रहने के साथ उसके टेस्टिस के खराब होने की संभावना तो है, पर इस तरह की टेस्टिस में और भी बीमारी होने की संभावना रहती है। तो यदि हम उसको नॉर्मल जगह पर ले आते हैं तो यदि कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हों तो उनको हमें जानकारी में आना, डिटेक्ट करना और जल्दी पकड़ में आना, ये हो जाता है। इसलिए हर हाल में अनडिसेंडेड टेस्टिस को
हमें नॉर्मल पोजीशन पे लाना चाहिए। जी बहुत ज़रूरी है। अगर अनडिसेंडेंट टेस्टीज़ अगर डॉक्टर ने आपको बताया और डॉक्टर ने एक समय सीमा दी है कि आप 1 साल के अंदर इसको ऑपरेट करा लें, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस समय सीमा का ध्यान रखें। ऐसे में हो सकता है कि वो किसी काम की नहीं रहे, अगर हम ऑपरेशन कराएं भी तो वो उतनी एक्टिव ना रहे, वाइबल ना रहे जो आगे हमें काम दे सके। सर चूँकि आप लगातार पेशेंट्स देखते हैं जन्मजात विकृतियों के, बहुत सारे सर्जरीज़ आप करते हैं, तो डे टू डे लाइफ में किस प्रकार की विकृतियों को आपको सामना करना पड़ता है जिसके पेशेंट्स आते हैं, और क्या आप लोग सलाह देते हैं? क्या आपको लग रहा है कि लोगों को अवेयरनेस कितनी है इस चीज़ों को लेके? संक्षिप्त में सर अगर आप देखिए, डे टू डे की प्रैक्टिस में, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हूँ, टर्शरी केयर है, तो हमारे पास तो सारे इलाकों से पेशेंट्स आते हैं जी और ये सारी बीमारियां जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जी इन सभी के मरीज़ आते हैं। और कॉमनली जैसे जन्मजात इंग्वाइनल हर्नियाज हैं, अम्बिलाइकल हर्नियाज जी। हैं, जो कि बाहर से दिखते हैं, ये सब भी आते हैं। नियमित रूप से आते हैं। अनडिसेंडेड टेस्टिस, हाइपोस्पीडियस, ये नियमित आते हैं और इनका बड़े सफलतापूर्वक इलाज करते हैं हम लोग, और मरीजों को आगे जाके इन मामलों में तो कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। डॉक्टर धीरेन्द्र श्रीवास्तव सर, आप यहाँ आए, इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हमें विश्वास है कि उनको आपकी इस बातचीत से अवश्य फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी बहुत Thank you, बहुत sir. धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कि सही समय पे उचित डॉक्टर की अगर सलाह मिले तो जन्मजात विकृतियाँ भी पूरी तरीके से ठीक हो सकती हैं और बच्चा भी खुशहाल और स्वस्थ रह सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले अंक में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।